वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर महेश ओझा, वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट एट कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। गुड आफ्टरनून। महेश जी, पहले ये बताइए कि मार्केट्स का हुआ क्या है, क्योंकि कल तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, लेट आवर्स में सेलिंग भी देखने को मिली, आईटी में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिला, लेकिन आज हम वापस मई के जो लोज थे उनको भी ब्रीच करके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत बाउंस बैक अभी देखने को मिल रहा है, बट मार्केट्स में रियलिटी में हुआ क्या है? हु आर द कल्प्रिट्स? देखिए, ग्लोबल इवेंट तो चल ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक गैप फील था वो इवेंट बाकी था। तो आज वो गैप फील का इवेंट जो था 23 160 170 के करीब वो एक गैप फील हुआ है। और उसके बाद में थोड़ा सा एक वापस से शॉर्ट कवरिंग आप बोल दीजिए, बाउंस बैक वो प्ले हुआ है। मीनवेल आईटी की बात करें तो कल आईटी में अच्छी खरीदारी थी डीआई के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से रुपी डेप्रिसिएशन था, कुछ एक और खबरें थी जिसके कारण से आईटी में खरीदारी हुई। ओवरनाइट एसेंचर को डाउनग्रेड किया गया, तो मेरे हिसाब से उसी के कारण किसी वजह से आईटी में आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि एक सडन मूव आ गया, एसेंचर जैसी कंपनी को डाउनग्रेड किया, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी देखने को मिला है। मीनवाइल वही है कि भी यहाँ पे एक अनसर्टनिटी बनी हुई है जिस सेक्टर में, तो वहां पे कुछ ज्यादा लॉन्ग साइड में लोग रहना पसंद नहीं करते, तो वो एक कारण था। और बाकी जो इवेंट बन रहे थे, जैसे मानसून का इवेंट था टीआई के हिसाब से, उसका इम्पैक्ट था। और कुछ एक और इवेंट जो बन रहे के एफआई का सेलिंग जो है कंटिन्यूस बना हुआ है। टैक्सेशन के रिलेटेड जो मार्केट के इश्यूज है, उसे अभी तक गवर्नमेंट एक्सेस या मतलब गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही, फोकस नहीं कर रही है। तो उसका एक कारण है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेशर जब तक कुछ ना कुछ नया इवेंट नहीं बनेगा तब तक एक रेंज बाउंड अपने को मार्केट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अनुज सिंह। अनुज सिंह जी कहते हैं कि उनके पास कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स है, 1700 के रेट पर लिए हैं उन्होंने शेयर्स, 1 साल का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, कंपनी ठीक ठाक कर रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा 1 साल का अगर व्यू है तो आराम से इसको होल्ड कर सकता है। क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में कुछ ऐसा कुछ मोमेंटम देखा नहीं। हालांकि बीच में रेलवे स्टॉक्स में एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन सस्टेनेबल नहीं रहा। तो रेलवे स्टॉक्स में कोई और स्टॉक्स जो आपको पसंद है? देखिए, रेलवे स्टेशन में आरबीएनएल, रेलटेल वैसे प्रिफर्ड रहते हैं। तीसरा आपका ये कंपनी है, सॉरी, टीटागढ़ वैगन। तो जी। टीटागढ़ वैगन में भी यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड बनता है। तो मेरे हिसाब से रेलवे में ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, वैल्यूएशन थोड़ा अपसाइड है। बट जिस हिसाब से मार्केट एक रेंज बाउंड में है, मार्केट के अंदर सर्टन प्रेशर है, ये सारे सेक्टर जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद में अपने को थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं दो बैंक्स के बारे में, दोनों ही पीएसयू बैंक्स है। एक है कैनरा बैंक, 123 रुपीज़ पे उन्होंने खरीदा है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 920 पे लिया है। 2 साल के व्यू के साथ वो निवेशित है इन दोनों ही स्टॉक्स में। आपसे पूछ रहे हैं तो क्या उन्हें कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए दोनों के लिए? देखिए, अभी मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो शायद हो सकता है कि स्टॉप लॉस जो रखे उसके नीचे भी ट्रेड कर जाए, कभी कोई ऐसा इवेंट बन जाए। बट बात करें स्टेट बैंक की, बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। मेरे हिसाब से इसको 2 साल का भी हो तो आप आराम से होल्ड करिए। अप्स एंड डाउन्स थोड़े मिलते रहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर है, किसी भी कोई भी टाइप का इवेंट रहता है तो फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर जो है पहले एक्टिविटी दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वैसे वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है। पीएसयू बैंकिंग अच्छा करी है, पिछले कुछ सालों की बैलेंस शीट देखे तो काफी बढ़िया है। एसबीआई का डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई को तो आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से होल्ड करिए, 1200 1250। ये टारगेट अगर 2 साल का है तो मिनिमम आप ये टारगेट मान के चलिए। मिनिमम ओके। कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक में थोड़ा सा टारगेट थोड़ा कम है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको भी अगर 2 साल का व्यू देते हैं तो थोड़ा अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का। पूछते हैं सिप्ला के बारे में। 1400 की खरीद है,
टाटा टेक्नोलॉजीज 710 पे खरीदा है। दोनों ही में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल का व्यू मांग रहे हैं आपसे, सिप्ला एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए, सिप्ला के अंदर कुछ इवेंट ऐसे बने थे जिसके कारण से रेगुलेटर के जो यूएस रेगुलेटर के कुछ इश्यूज थे, उसके कारण से सिप्ला के शेयर में और वो दवाइयों को थोड़ा सा वापस रिकॉल वगैरह करना पड़ा था। उसके कारण से एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो गया है। बट मेरे हिसाब से अगर इनका 2 साल का व्यू है तो वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं पे दूसरे अप्रूवल के साथ में फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। 1600 1650 ये रेंज अगर 2 साल का व्यू है तो मिनिमम मान के चले ये रेंज से आपको ऊपर दिखाएगा। हालांकि थोड़ा और टाइम लगेगा इसको, 1-2 क्वार्टर के नंबर आएंगे उसके बाद में इसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ अपसाइड और देखने को मिल सकता है। मिनिमम टाटा टेक की बात करें तो यहाँ पे प्योरली लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आपका व्यू 3 से 5 साल का हो और उसी इवेंट के हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। आज आज टीसीएस जो है वर्स्ट परफॉर्मर है, करीबन 7 से 8% का गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब में तेज़ गिरावट है। सेकंड रंग आईटी स्पेस के जो स्टॉक्स है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, वो भी आज जो है वो गहरे लाल निशान में कामकाज करते हुए। तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है महेश जी, इसमें आप खरीदारी की सलाह देंगे या फिर आप इस सेक्टर से ही अभी साइड लाइन्स में रहने की सलाह देंगे? बिकॉज बहुत अनसर्टनिटी जो है इस सेक्टर को लेके अभी भी बनी हुई है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा है तो अपनी कॉर्पस का एक छोटा सा परसेंटेज ये टाइप के शेयरों में जहाँ पे अनसर्टनिटी है वहां पे लगा सकता है, क्योंकि इसमें इवेंट ऐसे ही बनेंगे। आज टीसीएस जैसा काउंटर है 8-8-9% डाउन साइड, 6-6% अप साइड, पर ट्रीटी मिड कैप स्मॉल कैप के जैसा उसके अंदर मूवमेंट आना शुरू हो गया है। तो ये थोड़े और मोमेंटम बने हुए रहेंगे, क्योंकि दोनों ही टाइप के हैं। जहाँ पे थोड़ा सा बुलिश नजरिया आएगा, थोड़ी बाइंग नजर आएगी, क्योंकि थोड़ी भी बाइंग आती है तो वहां पे एक अच्छा खासा अपसाइड परसेंटेज देखने को मिला। थोड़ी सेलिंग आएगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट लोअर लेवल पे मिलता नहीं है। अगर नेगेटिव कुछ भी इवेंट बनता है तो वैसा का वैसा डाउन साइड भी देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर को चाहिए कि थोड़ा सा कॉर्पस एक छोटा परसेंट उसको हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अभी भी टीसीएस का अट्रैक्टिव है, बायबैक के चांस बनते हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा कॉर्पस उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा बेट लेने के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है पर्ल मखीजा का। वो पूछती हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, अदानी पोर्ट है सिंपल, एक लॉजिकल देखे तो अदानी पोर्ट काफी अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से पोर्ट का बिजनेस जो है काफी बढ़िया कर रहा है और आगे भी उनका बिजनेस जो है पोर्ट का अच्छा करेगा। उसके बाद में अदानी पावर है। अगर कोई भी डिप मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी रन हो चुका है, तो ये डिप मिलता है तो ये दो स्टॉक जो है अदानी पावर और अदानी पोर्ट, इसको ध्यान में रख सकते हैं और यही आगे लॉन्गर टर्म में भी अपने को अच्छा करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर 2 से 3-5 साल का नजरिया रखते हैं तो ये टाइप के स्टॉक्स में कोई भी डिप मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक स्टॉक को देखिएगा महेश जी, ये आईएफसीआई, कल भी इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम था और आज भी ये स्टॉक इस समय जो है गिरते बाजार में 10% ऊपर कामकाज करते हुए। ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? ये एनएससी का आईपीओ आने वाला है और आईएफसी की सब्सिडरी के पास में इसका होल्डिंग है। मेन रीजन यही है, हमारा काफी लोअर लेवल से सजेशन रहा है इन्वेस्टर। तो जैसे जैसे वो आईपीओ की डेट नजदीक आ रही है या आईपीओ के बारे में कुछ बज होता है तो ये स्टॉक्स में रन है। स्टेज भी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से ये वही रीजन है और यहाँ पे थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक है तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से भी थोड़ा अपसाइड 100 प्लस के टारगेट आप मान के चलिए। अगर थोड़ा और डेट जैसे जैसे नजदीक आएगा तो अपने को ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक जो काफ़ी हलचल में है और काफ़ी मोमेंटम में है, एक महीने में लगभग इट्स अप नियरली 50% प्लस, HFCL। इसके नतीजे भी अच्छे आए थे। नतीजों के बाद इसमें तो इट हैज़ बीन ऑन अ फ्लाइट ओनली, ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है या फिर अब मुनाफा वसूली का वक्त आ चुका है? मेरे हिसाब से स्टॉक्स काफी रन कर लिया है और अभी अपसाइड एक लिमिटेड अपसाइड है। तो जब जहाँ पे लिमिटेड अपसाइड दिखता है तो इन्वेस्टर को चाहिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग पूरा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 60% 50% तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, अगर किसी को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये लेवल पे। क्योंकि मार्केट आपको हर टाइम पे चांस देता है और जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है उस हिसाब से देखे तो जहाँ पे प्रॉफिट बुक मिलता है वहां पे बुक कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एसेंशियल है
कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा वापस से रीबाउंडनेस स्टॉक के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है, लोअर कंसोलिडेशन जिसे बोलते हैं वो अपने को वापस देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल विनीता गुप्ता का है। वो पूछती हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज है उनके पास, 2840 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, और अडानी एनर्जी है उनके पास जो उन्होंने 1538 के भाव पे खरीदा है। दोनों के स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होंगे, आपसे मांगते हैं। देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 2680 के करीब करीब एक स्टॉप लॉस बनता है, और अपर साइड में वही टारगेट 3040 से 3120 ये अदानी इंटरप्राइजेस का एक अपसाइड रेंज बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर अदानी इंटरप्राइज के अंदर ध्यान है तो थोड़ा डिप मिलता है, तो वहां पे बाकी दर्शकों के लिए भी है कि वहां पे एक खरीदारी का मौका बन सकता है। लोअर में स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अपर में ये टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो दिलीप व्यास जी का है, राजकोट से हमें लिखते हैं वो। अदानी पावर पे उनका सवाल है, और 143 के भाव पे लिया है उन्होंने। क्या गिरावट पर कुछ और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये टाइप के स्टॉक्स आपको ओवर ए पीरियड अच्छा रन करता हुआ दिखाई देंगे, कैश फ्लो बढ़िया रहता है। बट ये स्टॉक्स ने अगर देखेंगे लोअर लेवल से, हमारा भी सजेशन रहता है 150 के से, उसके बाद में एक अच्छा खासा रनअप कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ एसेंशियल है, क्योंकि ये टाइप की कंपनीज की वैल्यूएशन कितना भी करे ओवर ए पीरियड इतने ज्यादा ही नहीं बढ़ सकती। तो जब वो बैलेंस शीट उतना बड़ा स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ से भी एक नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसे 1 2 3 महीना के लिए आपको कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड में करना चाहिए। वापस लोअर रेंज मिलती है तो वापस से री एंट्री करना चाहिए। पूरा क्वांटिटी सेल नहीं करना चाहिए, उसका भी एक कारण है क्योंकि मार्केट है, अनसर्टन मूव रहते हैं। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर वही क्वांटिटी वापस मिलता है तो वापस लोअर लेवल में री एंटर कर लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो पीएनबी गिल्ड्स पे है। उनके पास शेयर जो है वो 2000 है @81। तो पीएनबी गिल्ड्स के शेयर पे अब क्या करना चाहिए? फिलहाल कोई सलाह वहां पे नहीं बनती। एक मोमेंटम जो बना था उसके बाद में वापस वो साइडवेज हो गया काउंटर, तो मेरे सबसे ज्यादा कुछ उसमें इवेंट बचा नहीं है। थोड़ा भी अपसाइड मिलता है तो एक बार का एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि गिल्ड्स की बात तब आती है जब आरबीआई की पॉलिसी भी है और ब्याज दरों में बदलाव के संकेत। तो मेजॉरिटी लोग तो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावनाएं जो है वो बढ़ रही है। उसके चलते हुए जो यील्ड्स पे है, बॉन्ड यील्ड्स पे असर पड़ेगा। और क्योंकि बॉन्ड से जुड़ी हुई कंपनी है तो कहीं ना कहीं गतिविधि जो है न्यूज़ बेसिस पे हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिलती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है जगदीश जी का। उनका जो सवाल है वो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके, जो उन्होंने 760 के लेवल पे लिए हैं, और उनके पास प्राज इंडस्ट्रीज भी है जो उन्होंने 394 के लेवल पे लिए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? ये सल्जर होल्ड कर सकते हैं आराम से। स्टॉक्स काफी बढ़िया है, अभी थोड़ा सा डाउनसाइड इनके भाव से काफी नीचे आया हुआ है। टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक्स बढ़िया है, मेरे हिसाब से इनके लेवल को सरपास करेगा, कुछ इनके लेवल से ऊपर भी ट्रेड करेगा, लेकिन मार्केट स्टेबल होने के बाद में। और दूसरा काउंटर प्राज है, तो प्राज इनका भाव खरीदी अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनके इनके भाव भी वापस आएंगे और उसके ऊपर भी ट्रेड करेगा। थोड़ा और टाइम भी प्राज में भी देना चाहिए। प्राज में कोई भी डिप मिलता है तो वापस वहां पे एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। दो स्टॉक्स महेश जी देखिएगा, एक जेके बैंक जहां काफ़ी अच्छी रिकवरी आज के बाजार में देखने को मिल रही है, हरे निशान में कामकाज कर रहा है। एक मदरसन सुमी जहां पे काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, एक रनअप उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मदरसन सुमी की बात करें तो काफी दिनों के बाद में एक ब्रेकआउट इवेंट अपने को देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से वो उसी के कारण कंसोलिडेशन के बाद में अच्छा मूव है। और जेके बैंक में हमारा पुराने से ही एक सलाह रही है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लोअर लेवल में भी बेसिकली बाइंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 158 और 170 ये जम्मू एंड कश्मीर में अपर साइड के टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। मिनिमम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 134 के बिलो एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 134 ब्रेक करता है
तो फिर इसके अंदर वापस से लोअर कंसोलिडेशन चालू हो सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है अशोक बिल्ड